जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो आर्मी लेवल की रहेगी, या मैं ये कहूं कि जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली क्लास है भाई। दूसरी बात ये, आज काफी दिन बाद आप लोगों के बीच में आया हूं, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि आज के बाद हर दिन आप लोगों को एक क्लास मिलेगी, ताकि जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो पिछले एक साल से लगभग शायद उनका जो टेस्ट नहीं हुआ है और अभी फिर डेट आई है दोबारा, आपकी 40-45 दिन बाद शायद ये पेपर हो जाए। मैं दिल से दुआ करूं भगवान से कि आपका ये पेपर हो जाए। उसकी तैयारी के लिए उज्ज्वल परिवार की तरफ से एक व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए कि भाई एक क्लास आपको हर रोज मिले, और इस क्लास को देने के लिए मुझे चुना गया है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे अपने पेपर तक, तो शायद मैं भी आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी यहां से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। जैसा कि जो मेरे आर्मी वाले दोस्त हैं जो तैयारी करें पेपर की, उन्हें पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साथ ही आपका मैथ और रीजनिंग आपके पेपर में आने वाला है। 50 क्वेश्चन होते हैं आपके, 100 नंबर का पेपर है। ऑल ओवर मेरिट आपके फिजिकल के साथ बनती है, क्योंकि ये जब उसके साथ मेरिट बनती है तो जो आपका 100 नंबर का पेपर रिटर्न का है वो बड़ा मैटर करता है। तो आज इस पेपर की तैयारी के लिए हम शुरू कर रहे हैं अपनी, और आज का जो हमारी पहली जो क्लास रहने वाली है वो राजनीतिक विषय की रहेगी, राजनीति शास्त्र की रहेगी कह सकते हो आप लोग, जिसे आप पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। और लेवल सिर्फ आपका ही रहेगा। अगर किसी ने ज्यादा कुछ पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस के नाम से हमारा जो चैनल है, इसके ऊपर हमारी और भी बहुत सारी क्लासें हैं, आप उसमें देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा लेवल चाहिए तो। यहां पर सिर्फ अगर मैं बात करूं तो आर्मी, पुलिस या एसएससी लेवल का लेवल हो सकता है, नजदीक लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो विषय रहेगा हमारा वो रहेगा राजनीति शास्त्र। हम यहां पर बात करते हैं राजनीति शास्त्र की, बात करते हैं पॉलिटी की, बात करते हैं। जैसे ही पॉलिटी शब्द या राजनीति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये जो राजनीति है ये क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि राजनीति है क्या और आई कैसे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का, उसके बाद आपके हिसाब से चलूंगा मैं। शायद ये थोड़ा सा आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, बट नॉलेज होना आप लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, राजनीति अगर मैं सीधी सी बात करूं, देखो जैसे जो दुनिया आज आप लोग देख रहे हैं, ये दुनिया स्टार्टिंग में तो ऐसी रही नहीं होगी। काफी हजारों साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का तो कोई सिस्टम था नहीं। अब जैसे जैसे दुनिया में लोगों की संख्या बढ़ी तो साथ में फिर क्या चाहिएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब क्षेत्रफल बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे लोगों को रहने के लिए एक विशेष जगह की जरूरत पड़ती है। क्षेत्रफल बढ़ने से मेरा मतलब यह है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जगह की जरूरत ज्यादा बढ़ेगी, और जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो लोग उस जगह को कवर ज्यादा करेंगे। अब जब ज्यादा लोग होंगे तो उन्हें कुछ नियम और रूल्स वहां पर रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी पहली क्लासों में भी मैंने बताया हुआ। लेकिन यहां सिर्फ इतना समझना है कि वहां पर एक इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि सब लोग आराम से अपनी जिंदगी जीने, एक नियम और रूल बनाए जाएं। साथ ही यहां पर एक बात यह निकल करके आती है कि ये नियम और रूल बनाएगा कौन। इन नियम और रूल को बनाने के लिए कुछ लोग अलग होते हैं, और इन्हीं नियम और रूलों को लागू करने के लिए या चलाने के लिए जो कुछ लोग और होते हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं सरकार के नाम से भी जान सकते हैं। यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कि एक राज्य या एक देश, जैसे क्षेत्रफल बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी तो क्षेत्रफल भी बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा तो आपका फिर वहां पर सरकार की जरूरत पड़ी, जो नियम और रूल बनाए, लागू किए उन्होंने। तो इस तरीके से इस जो आज जो हम देख रहे हैं, ये एक राजनीति का आविर्भाव हुआ। ये तो थी क्या आपकी इंटरनेशनल लेवल की बात, कि बहुत पहले की बात है। अब आ जाओ आप हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, अंग्रेजों की बात करूं मैं, तो यहां पर भी आर्मी लेवल का एक क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई।
अगर यहां पर मैं अंग्रेज बोल रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर अंग्रेजों की बात करी और आपने यहां पर कंपनी का नाम ले दिया। भाई कंपनी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि जब 1500 ईस्वी की बात कर रहे हैं, हम 15वीं ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो उस 15वीं शताब्दी सॉरी, उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग जो एडवेंचर टाइप के जो लोग थे, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो व्यापारी समूह था, या आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो सबसे पहले भारत के अंदर जैसे पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद जैसे धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि भारत में गरम मसाले हैं या इंडोनेशिया के अंदर गरम मसाले हैं, ये सारी बातें जब इंग्लैंड के अंदर पहुंची तो इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, जो उनकी महारानी एलिजाबेथ थी, एक लॉर्ड मेयो होते थे, उनकी अध्यक्षता में एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में लोग महारानी से मिले और उन्होंने बोला कि महारानी साहिबा, जिस प्रकार से पुर्तगाली लोगों ने भारत के साथ व्यापार किया है या भारत के साथ संबंध स्थापित किए हैं, तो उसी तरीके से हम भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अब जब ये बात उस समय की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप भारत के, उस समय भारत वर्ड में बोल गए, यहां पर वो पूर्वी देशों के नाम से जानते थे, उन्होंने बोला ठीक है आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए, लेकिन उससे पहले आप एक कंपनी बनाइए और उस कंपनी को मैं परमिट करूंगी या परमिशन दूंगी कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। इसी कड़ी में जो 24 लोगों का जो समूह था, उन लोगों ने मिलकर के, या आप कह सकते हो इंग्लैंड के व्यापारियों ने मिलकर के एक कंपनी की स्थापना करी आपकी 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने कंपनी की स्थापना करी, जिस कंपनी का नाम था, आमतौर पे हम जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं उसको, बट यहां पर उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से उस कंपनी को जाना गया था। ये कंपनी का पूरा नाम था। हालांकि बाद में इस कंपनी के नाम को एक अधिनियम लाया गया और बाद में उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शायद में भी 1833 में शॉर्टकट नाम इसका यूज कर दिया गया था, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। यही कंपनी थी। चलिए, जो वो लोग भारत आए, भारत आने के बाद उन्होंने देखा कि भाई यहां पर तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं, सबका अपना सिस्टम है, ना यहां कोई रूल है, ना यहां कोई रेगुलेशन है, ना यहां कोई फिक्स तंत्र है या कोई राजनीति है या कोई ऐसी व्यवस्था है, राज व्यवस्था है जो कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सके। और ये बात वो जो गोरे गोरे लोग थे, काले बन के जो लोग थे, वो इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ गए और उन्होंने दिमाग में ये बात बैठा ली कि आगे चलकर अगर इस देश के ऊपर हमने राज करना है, हालांकि उस समय उनकी प्रतिद्वंदियां कंपनियां थी, फ्रांस भी था, डच भी थे, प्रतिद्वंदी लोग थे यहां पर। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, कैसे क्या कुछ था ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आज मैं यहां पर आप लोगों को सिर्फ पॉलिटिक्स की बात समझा रहा हूं। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये कंसेप्चुअल सा है, आपका हिस्ट्री से भी जुड़ता है और पॉलिटिक्स से भी जुड़ता है। तो जब ये बात उनको समझ में आई कि भाई राज व्यवस्था है नहीं यहां पर, अगर हम राज व्यवस्था बना लें और वो व्यवस्था हमारे लिए काम करे, वो व्यवस्था हमारे लिए अगर काम करती है तो हम इस देश में आराम से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। जब ये बात उनके समझ में आई और धीरे धीरे जब 1757 का युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 का, ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आर्मी के अंदर। जब ये सारी बातें हो रही थी तो उन्होंने जो डिसीजन शुरू में सोचा था वही किया और उन्होंने अपने लिए व्यवस्था बनाई। किसके लिए व्यवस्था बनाई? अपने खुद के लिए व्यवस्था बनाई। और इस व्यवस्था में उन्होंने जो पहला कदम उठाया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से उस कदम को जाना जाता है। यहां 1773 का जो एक एक्ट था, उस एक्ट को हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट उसका नाम था। उस एक्ट को भारत का पहला लिखित कानून कह सकते हैं। और मैं मेरे शब्दों में अगर बात करूं तो वो जो एक्ट था वो अंग्रेजों का बहुत ही सोची समझी चाल थी और राज व्यवस्था बनाने के लिए उनका पहला कदम था। और इस तरीके से वो एक्ट बनाते गए। एक्ट बनाने वाले अंग्रेज, एक्ट काम कर अंग्रेजों के लिए रहे हैं, तो राज भी कौन करेगा फिर? अंग्रेज। और वही हुआ जिसका डर था 1773 से लेकर के, और उन्होंने लास्ट
1947 तक की अगर मैं बात करूं, उन्होंने वो एक्ट लेकर के आते रहे, अपनी व्यवस्था बनाते रहे और वो व्यवस्था उनके लिए काम करती रही। ये थी व्यवस्था, इसी को बोलते हैं राज व्यवस्था, इसी को बोलते हैं राजनीति। ये जब सारी बातें हो रही थी, तो यहां पर जब अंग्रेजों ने मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी भूल करी। और भूल क्या करी? वो भूल ये थी कि अंग्रेजों ने सस्ते कलरक, या कह सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर से या रंग रूप से भारत के निवासी हो, लेकिन माइंड से वो अंग्रेज हो, वो पैदा करो ताकि सस्ते कलरक, सस्ते काम करने वाले लोग यहां पर मिल जाएं। उन्हें बहुत अत्याचार किया, धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ती गई, तो वो एक भूल कर बैठे। मेरे शब्दों में वो एक भूल कर बैठे, और वो भूल ये थी कि उन्होंने धीरे धीरे हमारी भाषा के साथ, भाषा में, हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा को शामिल कर दिया। अब जब अंग्रेजी भाषा शामिल हुई तो लोगों ने क्या, आपको पता है अंग्रेजी भाषा एक वर्ल्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। जब ये लैंग्वेज भारत के लोगों ने सीखनी शुरू की, भारत के लोगों का दूसरे देशों के साथ कनेक्शन होना शुरू हुआ, उनके विचार, आचार विचार मिलने लगे। यहां पर संचार के माध्यमों का आविष्कार हो रहा था धीरे धीरे। यहां पर मैं कहूं ट्रैवलिंग का आविष्कार हो रहा था, साधन, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले साधनों का आविष्कार हो रहा था। तो इस चीज से क्या हुआ कि भारत के लोग जागरूक हुए, और भारत के लोग जागरूक हुए, कुछ पढ़े लिखे हो गए, कुछ भारत के लोग जागरूक हो गए, तो उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि जो अंग्रेजों ने जो हम पर राज किया है, या अंग्रेज जो हम पर राज कर रहे हैं, वो क्यों, ऐसा क्या है। हालांकि कारण बहुत सारे हैं, यहां पर हम बात पॉलिटिक की कर रहे हैं, तो बात सिर्फ पॉलिटिक ही रहेगी। तो उन्हें एक बात समझ में आई बड़े अच्छे से कि भाई हो ना हो, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो व्यवस्था बनाते हैं अंग्रेज, वो खुद के लिए बनाते हैं, और वो राज व्यवस्था, वो नियम और रूल सारे उन्हीं के लिए काम करते हैं। जब ये बात समझ में आई, उन्होंने वर्ल्ड की पृष्ठभूमि को देखा, तो ये बात भारत के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इस मुद्दे पर बातचीत करनी शुरू कर दी कि भाई हमारी व्यवस्था हो और हमारे लोग बनाएं, और वो व्यवस्था हमारे लिए काम करे तो अच्छा है। भारत से बाहर के आए हुए लोग अपने लिए व्यवस्था बना रहे हैं, उनके खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या है। और इन्हीं दिनों क्या हुआ कि विश्व के अंदर बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई है, हम कह सकते हैं रशिया की क्रांति हुई है, अमेरिका में भी क्रांति हुई थी। छोटे छोटे देशों ने क्या करना शुरू कर दिया था, आजादी, छोटे छोटे देशों ने अपने आप को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया था। साथ ही इधर अगर हम बात करते हैं, इधर आजाद घोषित करना शुरू कर दिया था, साथ ही यहां पर एक चीज और हो रही थी कि दुनिया धीरे धीरे दुनिया उपनिवेशवाद के खिलाफ हो रही थी। जो कॉलोनियल सिस्टम था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, और कॉलोनियल सिस्टम, या मैं उपनिवेशवाद की बात यहां पर करूं तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, उपनिवेशवाद की जो मुख्य जड़ थी वो क्या थी, औद्योगिक क्रांति। यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई थी, उन्हें कच्चे माल की जरूरत थी, तो उन्हें उपनिवेशवाद को अपनाया था। उपनिवेशवाद का यहां पर मैं सिर्फ खाली उपनिवेश की बात करूं तो ऐसा सतल जहां से कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके और वहां पर तैयार माल आसानी से बेचा जा सके, ये आपका उपनिवेश होता था। अब दुनिया यहां पर इसके खिलाफ होना शुरू हो गई थी। तीसरी जो सिचुएशन निकल करके आई थी वो थी वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध हुआ आपका 1914 से लेकर के 1918। दूसरा विश्व युद्ध हुआ आपका 1939 से लेकर के 45 तक। ये जब वर्ल्ड वार हो रहे थे तो इन वर्ल्ड वारों में ब्रिटेन का बड़ा अहम रोल था। ब्रिटेन ने क्या किया, हर जगह पर, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। अब जब हर मोर्चों पर ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा था तो आर्थिक रूप से कमजोर होना लाजमी था। तो तीसरा कारण ये निकल करके आता है आपका वर्ल्ड वार। दोनों वर्ल्ड वार थे, और साथ ही दुनिया का प्रेशर था कि भारत को आजाद किया जाए, या पूरी दुनिया, अगर मैं ये बात कहूं कि पूरी दुनिया कॉलोनियल सिस्टम या उपनिवेशवाद के खिलाफ हो चुकी थी। तो तीसरा रीजन सबसे बड़ा ये था। अब आपको समझ में आ गया कि राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था क्यों जरूरी थी, अंग्रेजों ने हम पे राज क्यों किया, और अंग्रेजों ने हमारे को आजाद कैसे किया। वर्ल्ड का प्रेशर था, कुछ बाहर के लोग जागरूक हो गए, कुछ जो उन्होंने सीखा, बाहर के लोग जो बाहर वालों से जुड़े थे तो उन्हें बहुत सारी जानकारियां यहां से मिलनी शुरू हुई। अब चलिए, अब हम बात करें कि सबसे पहले इस व्यवस्था को लेकर के, अब जब व्यवस्था बनाएगा कौन, क्योंकि हम तो गुलाम है भी, हाँ, अब हम तो गुलाम है तो ये व्यवस्था बनाएगा कौन। तो सबसे पहले इसका अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो क्या करेगी, संविधान सभा क्या करेगी, आपका एक संविधान लिखेगी या एक व्यवस्था बनाएगी।
तो यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का यहां निकल करके आता है कि भारत में यहां पर आपकी राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, राज व्यवस्था। भारत में पहली बार जिसे मैं कहूं कि संविधान सभा की मांग अनौपचारिक रूप से, किस रूप से? अनौपचारिक रूप से, या अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हम ये कह सकते हैं कि भारत में इसी राज व्यवस्था को बनाने के लिए अब उन्हें जरूरत पड़ी कि कुछ लोग होने चाहिए जो व्यवस्था को बनाएंगे। अब देखिए, संविधान, मैंने एक वर्ड लिखा आप लोगों के बीच में, संविधान प्लस सभा, यानी कि ऐसे लोग जो संविधान लिखेंगे। संविधान क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रूल, और सभा का मतलब क्या? लोगों का समूह। तो लोगों का समूह। यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन बनता है बड़ा सुंदर सा कि भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग कब रखी गई? क्योंकि ऐसे तो अंग्रेज जिन्होंने 200 साल राज किया, वो ऐसे तो जाने नहीं देंगे भारत को भाई। तो यहां तो हिंदुस्तान में वैसे भी एक ही देसी भाषा में अगर हम बात करें कि मां तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है भूख से, तो वही बात हुई। तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार 1895 में पहली बार ये बोला कि भारत के अंदर क्या होनी चाहिए भाई? 1895 में बोला भारत के अंदर संविधान सभा होनी चाहिए, या ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो भारत के लिए क्या लिखेगा? कानून बनाएगा। या इसको अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय बीजी तिलक इन 1895। यहां पर अनऑफिशियल या अनौपचारिक डिमांड रखी गई। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अब तक सिर्फ क्या था कि कहा गया था कि भाई भारतवासियों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसी बात को 1922 में किसने? M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में बोला, ये माना था कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। भारत में क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत के अंदर होनी चाहिए। ये इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी, या हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने इसकी डिमांड कब रखी? 1922 में। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 1922 वाली भी जो डिमांड थी, ये भी आपकी कैसी थी? अनऑफिशियल डिमांड थी, अनौपचारिक डिमांड थी। इसी बात का समर्थन मिला 1924 में। 1924 में फिर इस बात का समर्थन दिया गया। ठीक 1934 में ये भी अनऑफिशियल डिमांड थी आपकी। 1934 के अंदर एक व्यक्ति जिनका पूछा जाएगा आप लोगों से, M.N. रॉय, जिनका नाम क्या था? M.N. रॉय। M.N. रॉय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऑफिशियल पहली औपचारिक डिमांड, पहली औपचारिक मांग, किसकी मांग कर रहे हैं भैया? यहां पर संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। किसकी मांग कर रहे हैं? संविधान सभा की। अब देखो, भारत के लोगों को जब ये समझ में आया कि अंग्रेजों ने कैसे हम पर राज किया, दुनिया से जुड़े, दुनिया के लोगों के विचार उनके समझ में आए, ये सारी बातें जब उन्हें पता लगी कि राज व्यवस्था के दम पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भारत के अंदर भी अपनी खुद की राज व्यवस्था होनी चाहिए। दुनिया का प्रेशर था, वर्ल्ड वार था। जब ये यहाँ डिमांडें चल रही थी, संविधान सभा के लिए डिमांड में डिमांड हो रही थी, उसी समय 1914 में, जब 1914 में वर्ल्ड वार हुआ, तो ब्रिटेन के ऊपर यह प्रेशर था कि भारत के लोगों को या भारत को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर धकेला जाए, भारत को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल किया जाए। जब ये बात हो रही थी, उस समय इन्होंने गोरे गोरे लोग जो तन के तो सुंदर थे, मन के बहुत काले थे, उन्होंने एक चाल चली, और उस चाल में हमारे जो प्रसिद्ध राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी फंस गए। उन्होंने बोला कि हम आपको संविधान सभा बनाने देंगे, हम आपको संविधान सभा बनाने देंगे, हम आपको आजाद कर देंगे। आप भारत के युवाओं को बोलिए कि वो पहले
विश्व युद्ध में हमारी तरफ से युद्ध करें। अब जब ये बात निकल करके आ रही थी कि युद्ध करें, हम आपको आजाद कर देंगे, संविधान सभा बना देंगे, कानून बना लेना आप अपना, तो इस चक्कर में महात्मा गांधी जी ने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया, युवाओं को, यूथ को मोटिवेट किया और उन्हें भर्ती कराया अंग्रेजी सेना में, जो कि बाहर के लोग। अब देखो एक बात भाई सोचने वाली है, लड़ाई ब्रिटेन लड़ रहा है, मरे मेरे देश के लोग या हमारे देश के लोग, ऐसा क्यों? लेकिन एक झलक दिख रही थी कि हम आजाद होंगे। इस चक्कर में महात्मा गांधी ने बहुत से लोगों को सेना में भर्ती कराया और उन्हें अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। लेकिन बाद में जैसे ही युद्ध का अंत हुआ, यहां पर मैं युद्ध का जिक्र नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, जैसे ही युद्ध का अंत हुआ, अंग्रेज जैसे कि हमेशा ही करते आए थे, वहां पे फिर किया उन्होंने और वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने भारत को आजाद नहीं किया। बहुत बड़ा झटका लगा, काफी आंदोलन किए महात्मा गांधी ने, लेकिन वहां पर लोगों ने महात्मा गांधी को एक संज्ञा दे दी, भर्ती करने वाला एजेंट। पूछा जाता है कि किस नेता को भर्ती करने वाले एजेंट के नाम से जाना जाता है, तो वो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्हें भर्ती करने वाले एजेंट के नाम से जाना गया। तो आप लोगों से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भर्ती करने वाले एजेंट के नाम से किसको जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को ही जाना जाता है। 1914 में उन्होंने बहुत से लोगों को क्या किया था, भर्ती किया था। चलिए दोस्तों, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपका, फिर आगे बढ़ूंगा यहीं से। देखो पहली क्लास है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। बहुत से जो मेरे मित्र हैं उन्हें लग रहा होगा सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हें जड़ से लेकर के चलूंगा। मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे लोग जो एडवेंचर लाइफ जीने के लिए तैयार बैठे हैं, जो बहादुरी की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहे हैं, देश की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए क्लास है। वही लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे जिन्हें ड्रेस पहनने की, जिन्हें अपने दिल पर जो रिटायरमेंट होने के बाद भी आज सीधे के ऊपर लिखा हुआ है 81 आर्मर्ड रेजिमेंट, जिन्होंने अपने दिल में देश की सेवा का जो जज्बा है, वही लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे। अदरवाइज तो छोड़ के चल देंगे, बीच में स्किप करेंगे। क्लास में अगर 1 मिनट की भी क्लास स्किप कर दी तो क्वेश्चन वहीं निकल जाएगा और हो सकता है वही क्वेश्चन पेपर में मिल जाए और जो सपना देश सेवा का है वो सपना ही रह जाए। चलिए दोस्त, हमने यहां पर बात समझने की कोशिश करी राज व्यवस्था। राज व्यवस्था की बात करी मैंने, क्यों जरूरत पड़ी ये मैंने आप लोगों को बताया, समझाया कि भाई रूल चाहिए थे हमें, वो जरूरत इसलिए पड़ी थी। उसके बाद हमने बात करी कि भाई भारत के लोगों को समझ में आया, जब भारत के लोग भारत से बाहर के लोगों के साथ जुड़े, लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज आई, या ये कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से जब बाहर के लोगों के आचार विचार मिलने शुरू हुए तो उन्हें पता लगा आजादी का, उन्हें पता लगा कि एक नियम और जिंदगी भी होती है, वो सारी चीजें। और उस चक्कर में उन्होंने संविधान सभा उनके दिमाग में बैठी और पहली डिमांड रखी गई बीजी तिलक के द्वारा। उन्होंने पहली बार जिक्र किया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए और संविधान की रचना भारत के लोगों के द्वारा की जानी चाहिए, संविधान सभा भारत के लोगों की होनी चाहिए। उसके बाद इसी डिमांड को 1922 में महात्मा गांधी ने भी माना कि हाँ भारत को जरूरत है भाई। यहां पर 1924 में मोतीलाल नेहरू, उसी के साथ अगर हम बात करें 1934 में पहली बार ऑफिशियल डिमांड बाय एमएन रॉय, फर्स्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बाय एमएन रॉय इन 1934। और 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने इसको समर्थन दिया। यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए दोस्तों, जब ये सारी बातें हो रही थी, हालांकि ये 15-20 मिनट की जो क्लास है, मैं ये नहीं कहता कि यहां से अपना सारा कुछ आपके पेपर में से आएगा या नहीं आएगा, मैं नहीं जानता हूं, बट जो जड़ है आपकी पॉलिटिक्स यहां से शुरू होती है। अब हम यहां पर बात करते हैं, अपनी 1914 तक हो चुकी है, मांग हो चुकी है, तो अब बनेगी संविधान सभा। अब सिचुएशन हुई, सिचुएशन 1934-35 के बाद फिर एक बार आपका युद्ध की, ये डेटे हैं, ये नोट कर सकते हो आप भाई। 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रहा हूं, देखेंगे आप लोग, ये साथ के साथ नोट कर भी लिया होगा, आप साथ के साथ नोट करना, मैं शायद में भी आप लोगों को टाइम ना दूं नोट करने का, ठीक है, ओके। 1934 के बाद फिर सिचुएशन तैयार हुई और फिर अंग्रेज मजबूर हो गए, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति खराब हुई, जापान जैसा छोटा सा देश काफी मोर्चों पर इंग्लैंड के छक्के छुड़ाए उसने, और
बहुत कुछ किया। इन चीजों से मोटिवेट होकर के लोगों ने मांग पे मांग रखनी शुरू कर दी। अंग्रेज मजबूर हो गए ऐसा करने के लिए, और इस कड़ी में अंग्रेजों ने पहला कदम उठाया 1940, जिसमें पहली बार ये बोला गया था अंग्रेजों की तरफ से कि हाँ, भारत के लोगों को संविधान सभा की जरूरत है। तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया होगा मेरे ख्याल में। चलिए, वैसे साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। ओके, यहां पर अब जो पॉलिटी में जो आपका टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम है मेरे मित्रों, वो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा, जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने आप लोगों को कि लोगों का ऐसा समूह जो संविधान की रचना करेगा। अंग्रेजों ने इस बात को पहली बार माना। कब माना? 1940 में। अंग्रेजों की तरफ से पूछा जाता है, अंग्रेजों की तरफ से पहला प्रयास कब किया गया कह सकते हैं हम लोग, तो ये 1940 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सभी के लेवल के बराबर है। 1940 में भारत में क्या हुआ था? तो मित्रों, एक प्रस्ताव आया था, जिस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो 1940 में आपसे पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया? तो अगर अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो 1940 में भारत में अगस्त प्रस्ताव आया। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपका बड़े अच्छे लेवल का कि अगस्त प्रस्ताव जब भारत में आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे आपके भाई, मेरी लैंग्वेज और मेरी राइटिंग और मेरी शक्ल पे नहीं जाना, डाटा दे रहा हूं तुम्हारे को, वो देख लेना। हो सकता है हिंदी में कुछ अशुद्ध लिख जाऊं तो वो देख लेना। हमें सिर्फ मतलब है अपनी पढ़ाई से। कभी कोई बोले कि सर राइटिंग बड़ी सुंदर है, अवार्ड जीत जाओगे आप, तो शायद इसको अपने पास ही रखना, ठीक है। और कमेंट्स करके ये पक्का बताना है आप लोगों ने कि क्लास कैसी लगी। ये जो क्लास है आपको उज्जवल कोचिंग कैंपस पे मिल जाएगी, जो आपका यूट्यूब चैनल है, और डेली क्लास रहेगी। ये आपके ऊपर है कि अगर आप लोगों ने क्लास लेनी है तो मैं क्लास डालूंगा, अगर मैं 2-4 दिन देखूंगा, अगर आप लोगों का रुझान ठीक नहीं रहा तो मैं क्लास नहीं दूंगा, ठीक है। ओके, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे आपके? विंस्टन चर्चिल। और तब उस समय क्या आया था आपका? अगस्त प्रस्ताव। यहां तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि उस समय विंस्टन चर्चिल का संबंध किस पार्टी से है? ऑप्शन 2 है कंजर्वेटिव पार्टी, और आपकी कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी। इन दोनों में से एक आंसर है, इनमें से एक आंसर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका संबंध किस पार्टी से था। अब आइए, अब यहां पर अगस्त प्रस्ताव भेजा गया और पहली बार यह माना गया कि भारत में संविधान सभा की आवश्यकता है। भारत में संविधान सभा की आवश्यकता है। यहां पर इस प्रस्ताव का भारत के अंदर विरोध किया गया, क्योंकि इस प्रस्ताव में यह कहा गया था हम आपको संविधान सभा बनाने देंगे, बना लेने देंगे या बनवा देंगे, जो भी है, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद। और वो बोलते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता। दोस्तों, ए ब्रेड साइल्स डेट्स द फायर। यहां पर यही बात हुई, और जो हमारे नेता थे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। भाई बाद में क्यों? तुम तो पहले भी वो कर चुके हो, अभी चाहिए, युद्ध के समय चाहिए। युद्ध हो रहा तो होने दो, क्योंकि वो जो दौर था वो आपका सेकेंड जो वर्ल्ड वार था उसका दौर था मित्रों। 1939 से 1945 तक जो वार चल रहा था उसका दौर था। जब ये बात हुई तो इसे वापस
इसका विरोध किया गया। पूछा जाता है कि इसका विरोध क्यों हुआ, तो विरोध का कारण मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कि अगस्त प्रस्ताव कब आया। क्वेश्चन नंबर 2 उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका विरोध किसने किया था, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था। चलिए दोस्तों, इसी के बाद दूसरी बार फिर कोशिश की। क्यों? अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और आपने जीके पढ़ना है तो जीके के पीछे क्यों लगाना सीखे। वाई, ऐसा क्यों हुआ, यही बात दोबारा फिर ट्राई करी उन्होंने और फिर एक मिशन भेजा उन्होंने भारत के अंदर। फिर एक लोगों का समूह आया कि भारत में हम संविधान सभा की वो बनाना चाहते हैं या संविधान सभा बनवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि अमेरिका का ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर था कि भारत को जैसे भी हो, एज पर पॉसिबल कुछ भी हो, तुम भारत को युद्ध में शामिल करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करो। तीसरा कि जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। चौथी बात ये दुनिया जागरूक हो रही थी। पांचवी बात ये जैसे भी हो वो भारत में उन्हें युवा शक्ति नजर आ रही थी। इस चक्कर में विंस्टन चर्चिल साहब ने, ये जो चर्चिल साहब थे, इन्होंने फिर ट्राई करी 1942 में एक मिशन भेजा जिसे किस नाम से जाना गया? क्रिप्स मिशन। यहां पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। ये क्रिप्स साहब थे, इनकी अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया और भारत आकर के इन्होंने भी संविधान सभा बनाने की कोशिश करी। समझना दोस्तों, इसका भी विरोध हुआ। यहां पर आपके 3-4 क्वेश्चन निकलेंगे, बड़े शानदार और जानदार क्वेश्चन निकलेंगे। यहीं पर कहा गया, इसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक बोला गया, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी कि ऐसा चेक, ऐसे बैंक का चेक जिस बैंक का दिवालिया हो चुका है या जिसकी डेट जा चुकी है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबने इसको दी। कारण क्या था? इसमें एक बात लिखी गई थी। क्या कहा गया था इसके अंदर? हम भारत के लोगों को संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे या हम भारत में संविधान सभा बनवा देंगे, लेकिन संविधान सभा में भारत के अलावा, या कह सकते हैं भारतीयों के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। मेरी लाइन को समझना भाई, अन्य लोग भी शामिल होंगे या इसमें भारतीय मुख्यतः शामिल होंगे। इस संविधान सभा बनाने में या संविधान सभा में भारतीय मुख्यतः शामिल होंगे। अब देखना, एक जादू दिखाता हूं तुम्हारे को, एक जादू दिखाता हूं दोस्तों। इस लाइन ने इस क्रिप्स मिशन का विरोध करवा दिया और मजबूर कर दिया बैक टू लंदन, भागो यहां से, नहीं चाहिए हमें ऐसी संविधान सभा। हमें तो वो चाहिए जो केवल और केवल भारत के लोग ही लिखेंगे। संविधान सभा वही चाहिए हमारे को, संविधान सभा वही चाहिए जो केवल भारत के। यहां पर इसने क्या बोला? अन्य लोग। इस शब्द का मतलब क्या होता था कि भारत की संविधान सभा में अंग्रेज शामिल होंगे, या मुख्यतः का मतलब क्या होगा कि ज्यादा लोग भारत के होंगे और थोड़े बहुत लोग अन्य होंगे। तो अन्य रसिया के तो आने से रहे या कोई और तो आने से रहा, कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। और ये बात भारत के नेताओं को कतई भी पसंद नहीं आई और बोले जाओ हमें तुमसे संविधान सभा नहीं बनवानी है। जब ये बात हो रही थी 1942 के अंदर, प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसी समय कुछ दिन बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, पार्टी चेंज हुई और पार्टी चेंज होते ही यहां आंदोलनों ने जोर पकड़ रखा था।
पार्टी चेंज हुई वहां पर, और वहां पर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, और वो भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। दोस्तों किसके? भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। तो पीएम चुनाव हुआ तो क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, एटली साहब क्या बने हैं? आपके पीएम बने ब्रिटेन के। विंस्टन चर्चिल की सरकार चली गई, पार्टी की सरकार बदली होगी, क्वेश्चन यहां पे फिर वही, किस पार्टी की सरकार थी और बदली होकर के किस पार्टी की सरकार आई? यहां पूछा जाता है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके क्लेमेंट एटली थे। अब वो समय गया मित्रों, अब तो ये पूछेंगे कि वो किस पार्टी से संबंधित थे। इसका जवाब आप लोगों से चाहिए। और इन्होंने बात जो कि भारत के पक्षधर थे, इन्होंने 1946 में एक मिशन और भेजा भारत के अंदर, जो कि आपकी संविधान सभा का क्या करवाएगा? निर्माण करवाएगा। और वो शुभ घड़ी आ चुकी थी। चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूं। देखिए, अंग्रेजों की तरफ से पहला प्रयास आपका 1940 में हुआ, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसमें बोला गया था कि युद्ध के बाद करेंगे, नहीं माना। और भी बहुत कुछ था इसके अंदर भाई। विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन में जो अध्यक्ष थे या आपके क्रिप्स थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे। इसके क्रिप्स साहब इसके अध्यक्ष थे। इसमें लिखा गया था कि भारत के अलावा भी और लोग इसके अंदर शामिल होंगे। तो इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। भारत के नेताओं ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। और उसके बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए, और चुनाव के बाद सरकार बदली हुई, पार्टी की सरकार दूसरी आई, और वहां पर जो प्रधानमंत्री बने आपके क्लेमेंट एटली, और क्लेमेंट एटली भी अब कमाल करेंगे। चलिए भाई, मैं रफ कर रहा हूं, कुछ अगर नोट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके। क्लेमेंट एटली साहब की सरकार ने एक मिशन भारत भेजा। कब भारत भेजा? एक मिशन भारत में भेजा। कब भेजा था? तो आपका 1940 23 मार्च 1946 में एक मिशन भारत आया, और उस मिशन का जो नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इस मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1946। किसने भेजा? क्लेमेंट एटली ने भेजा। और दोस्तों अब इस मिशन के कमाल देखेंगे, लेकिन आज का जो समय है वो घड़ी इशारा कर रही है कि सर आपका समय पूरा हो चुका है। तो दोस्तों जो आज की पहली क्लास आर्मी के नाम, और मेरा वादा है आप लोगों को इतनी बेहतरीन स्टडी कराने वाला हूं उज्जवल परिवार की तरफ से कि आप याद करेंगे, जब पेपर देके बाहर निकलेंगे तो अपने आप सलूट करेंगे आप उज्जवल कोचिंग कैंपस को। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप बने रहिए, पर डे आपको एक क्लास मिलेगी, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे मैथ की हो। चलिए दोस्तों, यहां पे ज्यादा कुछ ना बोलते हुए थैंक यू, जय हिंद।